क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र और तानाशाही में क्या फर्क है? लोकतंत्र अपराधी को सजा देता है और तानाशाही अपराधी के पूरे मोहल्ले को। यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है वो एक ऐसा ही तानाशाही फरमान है। सरकार इसे भेदभाव रोकने का हथियार बता रही है, लेकिन वास्तव में यह सार्वजनिक शिक्षा की लिंचिंग की तैयारी है। आप इसे शिक्षा की नोटबंदी भी कह सकते हैं। आज बात शिक्षा की नोटबंदी पर। न तो इस रेगुलेशन से जातिगत भेदभाव खत्म होगा और ना ही इससे डर का राज शुरू होगा। न तो यह समावेशी है और ना ही यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर है। हाँ, यह रेगुलेशन एक ऐतिहासिक साजिश जरूर है। रेगुलेशन कहता है कि संस्थान का कोई भी व्यक्ति दोषी हो, सजा संस्थान को मिलेगी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह रेगुलेशन हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21 और 30 का सीधा उल्लंघन है। यह सच है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा कि हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस अन्याय का समाधान सामूहिक सजा है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के साथ रोहित वेमुला और महाराष्ट्र की डॉक्टर पायल तड़वी को हम नहीं भूल सकते। निश्चित रूप से इन बच्चों के साथ सामाजिक भेदभाव किया गया था, लेकिन सवाल फिर वही मौजू है कि अगर किसी कॉलेज का छात्र या किसी विभाग का प्रोफेसर या कर्मचारी भेदभाव करता है तो आप उसको सजा दीजिए, लेकिन उसकी सजा पूरे संस्थान को देने का क्या मतलब? और सजा के तौर पे क्या है कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ग्रांट रोकी जा सकती है, यानी फंडिंग रोकी जा सकती है, उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, किसी नए कोर्स को चलाने से रोका जा सकता है, यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम पे रोक लगाई जा सकती है। इस तरह की गतिविधियों पे रोक लगाना उन हजारों छात्रों के खिलाफ है या उनका उसमें क्या दोष है? सवाल यह है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यह न्याय ही है, तो फिर न्याय तो बराबर होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड क्यों? यदि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए। यदि किसी मुख्यमंत्री की कैबिनेट में किसी मंत्री पर, किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए, उसमें मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। यही सिस्टम न्यायपालिका पर भी लागू होना चाहिए। यदि किसी न्यायालय में कोई कर्मचारी या जज पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पूरी जुडिशरी पे ताला लगा दीजिए और पूरी जुडिशरी इस्तीफा दे। आप एक मच्छर को मारने के चक्कर में पूरे घर में आग लगा रहे हैं और सरकार यही कर रही है। हमारी आपत्ति इस रेगुलेशन में
ओबीसी को शामिल करने पे नहीं है, लेकिन हाँ सरकार की मंशा पे सवाल जरूर उठते हैं कि आखिरकार इन्होंने इस रेगुलेशन में ओबीसी वर्ग को शामिल क्यों किया। क्योंकि सरकार जानती है कि ओबीसी एक बहुत बड़ा समाज है और इसको यदि हम इस रेगुलेशन में समाहित कर लेंगे तो विरोध का स्वर कम हो जाएगा। और विपक्ष की चुप्पी इसका उदाहरण है। आपको याद होगा 2016 की नोटबंदी, जब सरकार ने इसे लागू किया और थोड़ा बहुत विरोध के स्वर सड़कों पे दिखाई दिए, तो सरकार ने बहुत ही सातिराने ढंग से कहा कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, अमीरों की कमर टूटेगी, काला धन वापस आएगा। अंततः उसका परिणाम क्या हुआ? कितने अमीरों की कमर टूटी, कितना काला धन वापस आया। उल्टे इसका परिणाम यह हुआ उस नोटबंदी का कि छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। इस एक्ट का एक दोहरापन चरित्र देखिए, इस रेगुलेशन का, कि वीआईपी जवाबदेही बनाम छात्र। एक तरफ सरकार चुनाव आयोग के आयुक्तों को कानून बना के प्रोटेक्शन दे रही है कि साहब आप जो कृत अपने पद पे रहते हुए करेंगे उसके लिए अभी और भविष्य में आप जिम्मेदार होंगे। ये कानून में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है इस समय। और दूसरी तरफ जो गुनाह हुआ ही नहीं उसे गुनाहगारों की लिस्ट में डाल दिया गया, एज्यूम कर लिया गया कि आप गुनाहगार हैं। कुछ वैश्विक तबाही के उदाहरण देखिए। चिली 1980 के दशक में इसी तरह का रेगुलेशन लेके अपने शिक्षा व्यवस्था में आई थी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि चिली में गृहयुद्ध शुरू हो गया। यूएसए में भी सरकारी फंडिंग कम की गई। वहां की शिक्षा की हालत कि जो वहां का गरीब तबका है वो शिक्षा से आज भी महरूम है। यूके का उदाहरण अगर आप देखिए तो वहां पे ग्रांट खत्म किया गया और एक लोन मॉडल अपनाया गया। आज वहां भी गरीब के बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाते हैं। सरकार की असली मंशा शिक्षा के निजीकरण का है और इसी के बहाने कारपोरेट कब्जा का है। सरकार चाहती है कि इस रेगुलेशन के माध्यम से हम आईआईटीज, एनआईटी, आईआईएम्स, अच्छे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, जेएनयू और जामिया जैसे संस्थानों पे कब्जा करेंगे, उन्हें इस तरह से ध्वस्त करेंगे कि पीपीपी मॉडल की आवाज उठे और पीपीपी मॉडल के रास्ते सरकार शिक्षा में अपने मित्र उद्योगपतियों को के लिए रास्ता प्रशस्त करेगी। यही उसके पीछे असली मंशा है। सबसे बुरा हाल तो उन माइनॉरिटी संस्थानों का होगा जिनको आर्टिकल 30 के तहत स्वायत्तता मिली हुई है। सरकार ने बहुत कोशिश की कि जामिया और एमयू पे कब्जा किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अभी उनकी ऑटोनॉमी बची हुई है। अब सरकार हो सकता है कि इस रास्ते से प्रयास करेगी उन संस्थानों पे कब्जा करने का। इस रेगुलेशन में बहुत कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी
कि इसमें सिर्फ ये एज्यूम किया गया है कि सवर्ण छात्र ही जातिगत भेदभाव करेंगे। इस एक्ट रेगुलेशन में पनिशमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है। संस्थानों के प्रमुख या जो कमेटी बनेगी ये उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। अब इससे होगा क्या कि एक ही तरह के अपराध के लिए अलग अलग कॉलेजों, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग सजा होगी, जिससे अराजकता फैलेगी। इस रेगुलेशन में बात हुई है कि इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और उस इक्विटी कमेटी में ओबीसी के, एससी एसटी वर्ग के, महिलाएं, माइनॉरिटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्या इन विद्यालयों में इतने प्रोफेसर हैं इस वर्ग के? इक्विटी हेल्पलाइन की बात हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि इन सब सारी चीजों के बावजूद यूजीसी की एक मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी और यूजीसी एक नेशनल कमेटी भी बनाएगा। क्यों साहब? आप चोर दरवाजे से इन कॉलेजों की, इन विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं। वास्तव में किसान और नौजवान, शिक्षा और स्वास्थ्य इस सरकार की कभी प्राथमिकता थी ही नहीं। सबसे पहले हमला इन्होंने बोला किसानों पे, किसान बिल के माध्यम से। एक लंबे आंदोलन के बाद वो बिल वापस लिया। अगर सरकार की मंशा साफ है, कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि टोटल जो हमारी जीडीपी है उसका 6% हमें शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। आज स्थिति यह है कि यह सरकार 4% से भी कम खर्च करती है शिक्षा पे। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मिला लें तब भी 6% से कम है। इस रेगुलेशन के माध्यम से सरकार की पूरी मंशा है कि शिक्षा का निजीकरण किया जाए, उद्योगपतियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में दरवाजा खोला जाए, और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं वर्ग को होगा जिस वर्ग को आज जातिगत भेदभाव से बचाने की बात हो रही है। क्योंकि याद रखिए, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरक्षण लागू नहीं है। एजुकेशनल हब के नाम पे सस्ती जमीन, टैक्स में रिबेट ये उद्योगपति मित्र पाएंगे और मनमाने अपने कॉलेज की फीस बढ़ा देंगे ताकि उसमें गरीब का बच्चा पढ़ ही न सके।